चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ये क्वेश्चंस वापस हमारे आ गए दोस्तों, एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस वापस हम कर रहे हैं, ठीक है ना। एरर करेक्शंस के आपके ये क्वेश्चंस हैं। शुरू में जो मैंने जो बताया था उसके अंदर कुछ भी ऑप्शंस नहीं थे, बिना ऑप्शन से बेसिकली जो स्टार्टिंग के थे वो बिल्कुल आपको फाउंडेशन समझाने के लिए, रूल्स वगैरह बताने के लिए मैंने किया था। इसके अंदर हमारे देखो क्वेश्चंस में बाकायदा सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप देखें ए बी सी और डी, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 में से आपको देखना है कि किसके अंदर किस पार्ट में एरर है। हो सकता है मल्टीपल एरर के क्वेश्चंस हैं, एक से ज़्यादा पार्ट में आपके एरर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अवेलेबिलिटी, है ना। अनअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मौजूद नहीं होना, गैर मौजूदगी आप उसको बोल सकते हो। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ रेंज ऑफ, क्या गैर मौजूदगी किसकी, ऑफ अ रेंज ऑफ ड्रग्स, अलग अलग रेंज जो है, रेंज ऑफ अ रेंज ऑफ ड्रग्स फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। अच्छा ये 2 बार हो गया, इसको कट कर दो, ठीक है। फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हैव meant that during an epidemic comma thousands of people how thousands of people have succumbed with a disease। अच्छा कितनी मिस्टेक हो रही है आज, हाउ नहीं होगा, ठीक है ना। ये हैव, ये आपका people have succumbed with a disease, ठीक है। तो have succumbed with the thousands of people जो है वो क्या हो गए, they have succumbed with the disease। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं अब हमारा देखो दोस्तों क्या इसका मीनिंग क्या है, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रेंज ऑफ, ठीक है। तो नहीं मौजूद होना, क्या होना, गैर मौजूदगी। अनअवेलेबिलिटी का मतलब होता है आपका ये गैर मौजूदगी, ठीक है ना, गैर मौजूदगी, ठीक है, या एब्सेंस आप बोल सकते हो। अनअवेलेबिलिटी उसकी नहीं, प्रेजेंस नहीं होना, ठीक है, गैर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होना, उस चीज़ की वहाँ पे उसकी मौजूदगी नहीं होना। किसकी नहीं मौजूदगी होना, देखो क्या बात हो रही है, रेंज ऑफ ड्रग्स, अलग अलग वेराइटी या रेंज, अलग अलग टाइप्स ऑफ जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, है ना, फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, और ये चीज़ पूरे के पूरे 10 साल तक जो है इनकी मौजूदगी नहीं होना। हैव मेंट दैट, इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या मतलब निकल के आता है कि ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, एपिडेमिक के समय क्या समझ में आता है कि जब कोई महामारी आ जाती है, ठीक है ना, क्या आ जाती है, कोई महामारी का जो समय आ जाता है, उस समय क्या होगा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव सकम्ड विद द डिजीज। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हजारों लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, सकम्ड हो जाएंगे। सकम्ड होने का मतलब होता है वो सारे के सारे डाई, सकम का मतलब होता है डेथ होना, उससे पीड़ित हो जाना, है ना, उससे सरेंडर हो जाना, ठीक है। ये सकम का मतलब होता है उससे सरेंडर होना, उससे पीड़ित होना, उससे डाई होना, ठीक है, ग्रसित हो जाना, जिसको हम बोलते हैं सकम्ड मीन्स ग्रसित, ठीक है, उस चीज से, रोग से जो है वो क्या हो जाना, ग्रसित हो जाना। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर। देखो तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, द आया, ध्यान देना, द आया, द के बाद आपका ये जो वर्ड है दोस्तों, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अनअवेलेबिलिटी जो है, गैर मौजूदगी, किसी चीज की प्रेजेंस ना होना, ये आपका क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, ध्यान रखो, ये आपका दोस्तों सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी जो हमारा क्या होगा, है ना, सिंगुलर जो नाउन है आपका, उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब, है ना। यही है ना हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है, कहता है कि यदि सिंगुलर नाउन हुआ तो सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल नाउन हुआ तो प्लूरल वर्ब होगा। एक और चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। तो ये वाला रूल भी हम लोग लगा सकते हैं, कौन सा वाला, नाउन 1, उसके बाद आपका ऑफ
प्रीपोजिशन आ रहा है और उसके बाद जो है आपका नाउन टू, तो वर्ब जो हमारा होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, नाउन वन के अकॉर्डिंग होगा। तो जो भी है दोनों में से कोई एक लगा सकते हो आप, दोनों सही है। देखो अनएबिलिटी आपका सिंगुलर नाउन है, वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। ऑफ क्या हो रहा है, उसके आगे की बात है रेंज ऑफ ड्रग्स, है ना, रेंज ऑफ ड्रग्स दवाई किसके लिए, फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आ गया आपका वर्ब, ठीक है ना दोस्तों। और ये वर्ब आप लोग देख रहे हो कि ये आपका हैव आएगा, तो हैव यहां से कटकर ये हमारा बन जाएगा हैज, ठीक है, किसके हिसाब से, अनअवेलेबिलिटी के हिसाब से हैज यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक एरर तो हमारा किस में निकल के आ गया दोस्तों, बी के अंदर हमारा एक एरर निकल के आ गया, ठीक है। आप दोनों तरीके से उसको समझ सकते हो, या तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखोगे कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, या इस तरीके से कि नाउन वन, ठीक है, ये आपका नाउन वन, ये आपका ऑफ प्रीपोजिशन, और ये पूरा का पूरा रेंज ऑफ ड्रग्स जो है ये पूरा आपका क्या है, नाउन टू है ना। तो हम लोग वर्ब कौन किसके हिसाब से लगेगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन के हिसाब से वर्ब लगने वाला है। आगे चलते हैं, तो देखो हैज मेंट, इसका क्या मतलब होता है कि ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, ये महामारी के समय क्या होगा, ध्यान दो, अब ये नया आ गया आपका, देखो महामारी के समय क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ, ये देखो थाउजेंड्स आया, उसके बाद ऑफ पीपल, अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है हैव सकम्ड, तो थाउजेंड्स हजारों जो लोग हैं वो क्या हो गया, हैव सब। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये वापस से वही वाला रूल, नाउन वन ऑफ नाउन टू, तो ये जो वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू नाउन वन आएगा। तो नाउन वन देखो आपका क्या है, प्लूरल है, नाउन वन क्या है आपका, थाउजेंड्स है, प्लूरल है, तो ये भी हमारा प्लूरल वर्ब ही होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला जो वर्ब है आपका एकदम बराबर है, ठीक है। अब ये आ गया सकम्ड, सकम्ड मतलब पीड़ित होना, ग्रसित होना, सरेंडर होना, उससे मौत होना, तो सकम्ड विथ, तो दोस्तों ये आपका एक एरर आ गया प्रीपोजिशन का, ठीक है ना। कौन सा एरर आ गया आपका, फिक्स प्रीपोजिशन का एक एरर आ गया। आपको बिल्कुल याद रखना है इसको कि ये जो वर्ड है सकम्ड, तो सकम के साथ जो प्रीपोजिशन है वो विथ नहीं आने वाला है, टू प्रीपोजिशन आएगा दोस्तों। सकम्ड के बाद जो है आपका कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, टू प्रीपोजिशन आना है, बिल्कुल याद रखो, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है सकम्ड। सकम्ड के बाद क्या आता है, टू आता है। देखो इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं एरर करेक्शंस में भी, आपके प्रीपोजिशंस के खास करके फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशन उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। तो देखो सकम टू द डिजीज, तो इसके अंदर अगर हम लोग एरर देखें, आप देखो मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है आपका, बी के अंदर भी एरर है और डी के अंदर भी एरर है। चलिए एक बार और इसको पूरा पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। देखो क्या बात हो रही है कि द अनअवेलेबिलिटी, है ना, गैर मौजूदगी किसकी, ऑफ अ रेंज ऑफ ड्रग्स फॉर ऑलमोस्ट 10 years हैज मेंट दैट ड्यूरिंग एन एपिडेमिक thousands of people have succumbed to the disease, कि हजारों लोग जो है उस डिजीज से, उस बीमारी से ग्रसित हो गए, ठीक है, हो चुके हैं, have succumbed to the disease, have succumbed to the disease। ओके, क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा यहां पर देखो हैव लगा हुआ है ना, तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब ये सकम्ड हो जाएगा, सकम नहीं होगा, क्या होगा, हैव सकम्ड टू द डिजीज, ये याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग विथ सेम टैरिफ रेट्स विथ द EU मतलब यूरोपियन यूनियन नेशंस have seriously limited Britain's room in negotiate trade agreements with non-EU nations। तो देखो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, देखो शेयरिंग द सेम टैरिफ, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शेयरिंग करने की बात हो रही है ना, आपसी एक समझौता करने की बात हो रही है, आपस में समन्वय बिठा के शेयरिंग, एक शेयर करना, क्या शेयर करना, एक सेम टैरिफ रेट्स, जो उनके जो रेट्स हैं, है ना, कुछ मे बी जैसे टैक्स रेट्स हो गए, जो भी टैरिफ रेट्स हो गए, जो ये लोग रियायत देते हैं ना, है ना, टैरिफ रेट का मतलब होता है रियायत दर, रियायत दर, जो ये
जो दूसरे देशों को या दूसरे कंपनीज को जो बिजनेस करने के लिए जो रियायत देते हैं, जो थोड़ी छूट देते हैं, उसकी बात हो रही है कि ये सेम टैरिफ, ये रेट विद ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन है ना, ये नेशंस जो है हैव सीवियरली लिमिटेड ब्रिटेन्स रूम टू इन नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट विथ नॉन ईयू नेशंस। तो यहाँ पे देखो मीनिंग क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी अभी ब्रिटेन जो है, अभी मतलब हाल ही के सालों में ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया है ना। पहले क्या था कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थी, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को अलग किया। तो उसका एक मेजर कारण यही था कि जो रूल्स पूरे यूरोप पे लागू होते थे है ना, वही ब्रिटेन को भी करना पड़ता था। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक रूल क्या था कि जो टैरिफ रेट जो है यूरोपियन यूनियन ने बहुत ज़्यादा कम कर रखे थे, तो उससे इनको ब्रिटेन को क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि दूसरे जो नॉन ईयू के जो नेशंस हैं उनके साथ नेगोशिएट करना, उनके साथ बिजनेस डील करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ब्रिटेन को अकेले। मतलब उनको कोई भी, ब्रिटेन को अगर कोई बड़ा बिजनेस डील करना होता था तो उनको यूरोप के सभी देशों के साथ बैठ के वहाँ पे कंसल्ट करना पड़ता था और उनके जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ता था। तो इसलिए ब्रिटेन ने क्या निर्णय किया कि वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग थलग करके रख लेगा। तो वहाँ पे यहाँ पे यही बात हो रही है। तो देखो शेयरिंग द सेम ट्रेड टैरिफ रेट। दोस्तों एक चीज याद रखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ध्यान रखो हम लोग बात कर रहे हैं शेयरिंग का, ठीक है, शेयरिंग करने का, ठीक है। तो ये शेयरिंग जो वर्ड है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, ये याद रखना। अब आप एक बात बताओ, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब अगर आएगा तो वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, वो भी आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। तो क्या चीज़ शेयर करना, एक जैसे टैरिफ रेट्स को शेयर करना, किसके साथ शेयर करना, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ शेयर करना। वो क्या हो गया, ये हमारा आ गया वर्ब। ये वर्ब है यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हैज़ सीवियरली लिमिटेड, इस कार्य ने, है ना, ये जो टैरिफ शेयर करने का जो है उसने क्या करा, बहुत ही सीवियरली, बहुत ही बुरी तरह से एक लिमिट कर दिया। क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। ब्रिटेन्स रूम, ब्रिटेन की जो चांस थे, ब्रिटेन का जो मौका था किसमें, इन नेगोशिएट। तो ब्रिटेन्स रूम, ध्यान देना दोस्तों, ब्रिटेन्स रूम, ब्रिटेन का जो स्थान था इन नेगोशिएट नहीं होता है, ठीक है ना, इन नेगोशिएटिंग होता है, नेगोशिएटिंग करने में, है ना, नेगोशिएट करने में। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगोशिएटिंग। इन नेगोशिएटिंग आपका जो है दोस्तों बिल्कुल सही वर्ड हो जाएगा। इन नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना, ये आपस में नेगोशिएट करने में, क्या नेगोशिएट करने में, ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने में विथ नॉन ईयू नेशंस, जो दूसरे नॉन ईयू नेशंस थे उनके साथ। इसका क्या मतलब है, देखो एक तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका एरर आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब ठीक से नहीं लगाए, तो यहाँ पर बी के अंदर जो है दोस्तों आपका एरर आ गया, ठीक है ना, बी के अंदर आपका एरर हो गया। दूसरा ब्रिटेन्स रूम इन नेगोशिएटिंग, तो ये आपका देखो, ये आपका वर्ड का एरर आ गया ग्रामर के हिसाब से ये सही, इसकी प्लेसमेंट नहीं है, मतलब सी वाला, बी और सी का जो है इसके अंदर आपका एरर है और ये आपका मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी आपके जो है मल्टीपल एरर के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, मल्टीपल, इसमें आप लोग देखेंगे कि एक से ज़्यादा एरर होंगे, ठीक है, और इससे आपका पूरा आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो किस अप्रोच से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मल्टीपल एरर के, है ना। देखो ये 4 ऑप्शंस है, क्या लिखा हुआ है, इफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू परस्यू, इफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू परस्यू द करेंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इफेक्टिंग the environment, at least 1 million species could go extinction, many in just a matter of time। मीनिंग क्या इसका मोटा मोटा निकल के आ रहा है कि इफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू परस्यू द करंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब यदि ये जो विश्व है इसी तरीके से, कंटिन्यू टू का मतलब है कि यदि ये जो वर्ल्ड है इसी तरीके से परस्यू करता आएगा, मतलब इसी तरीके से जो है चलाता आएगा, लागू करता आएगा, क्या ये जो हमारा करंट इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को
को डैमेज कर रहे हैं एक तरह से और कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट एटलीस्ट 1 मिलियन स्पीशीज, है ना। तो विदाउट इफेक्टिंग इस तरीके से अगर हम कर गए और हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को हम लोग नहीं मतलब ध्यान नहीं दे रहे, विदाउट इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, है ना। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट इफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू, देखो इफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू परस्यू द करेंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक growth without affecting the environment, at least 1 million species could go extinction, many in just a matter of time। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कंटिन्यूसली जो है इसी प्रकार से अगर हम लोग एक्सप्लोर करते गए किसको, इन्वायरमेंट को, ये इस मॉडल को काम करते गए और कंटिन्यूसली हम लोग जो है कंटिन्यूसली हम लोग काम करते गए और बिना किसी इन्वायरमेंट की चिंता किए हुए, तो आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 मिलियन स्पीशीज, 1 मिलियन स्पीशीज जो है वो क्या हो जाएगी, कुड गो एक्सटिंक्शन इन मेनी इन जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कि 1 मिलियन जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों हम लोग मीनिंग तो हमको एक समझ में आया कि भाई हमको जो ये मॉडल है, ये अभी का जो करेंट इकोनॉमिक मॉडल है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा यदि हमको हमारी स्पीशीज को बचाना है। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। दोस्तों देखो ये क्या लिखा हुआ है आपका, इफ आ गया। इफ कभी भी आता है इसका मतलब है कि इफ के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। वो आपका कौन सा सेंटेंस है, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना एक चीज याद रखो कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस विल नेवर कम इन फ्यूचर टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो कि आपका कभी भी कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब अगर आपने यहाँ पे इफ लिखा तो इफ के बाद वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं आएगा। इफ के बाद वाला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं आएगा। वो क्या हो सकता है, या तो आपका सिंपल हो सकता है, ठीक है, आपका सिंपल सेंटेंस हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो सकता है। या तो सिंपल सेंटेंस होगा या फिर वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक सेंटेंस होगा, लेकिन कभी भी जो है याद रखना ये हमारा इफ के बाद में कभी भी ये सेंटेंस विल नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, इफ द वर्ल्ड, है ना, तो कंटिन्यू, तो वर्ल्ड है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा इफ द वर्ल्ड कंटिन्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ द वर्ल्ड कंटिन्यूज, है ना, क्यों हो जाएगा कंटिन्यूज, क्योंकि वर्ल्ड क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल हमारा यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आपका क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या हो गया, वर्ल्ड कंटिन्यूज, है ना, एस लगा देंगे। तो अब देखो इफ द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू परस्यू, है ना, इसी तरीके से चलता रहा, तो करेंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरीके का मॉडल यूज करके विदाउट इफेक्टिंग इफेक्टिंग नहीं होगा, अफेक्टिंग होगा। वही मैं देख रहा था कुछ ना कुछ एरर है। तो ये विदाउट अफेक्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे बिना को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बिना किसको ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को, विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, है ना, उसको उसमें चेंज करते हुए, इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इफेक्ट करना मतलब उसको असर करना, अफेक्ट करना इसका मतलब उस पे उसको ध्यान रखना, उसको ध्यान में रखने के बिना उसको ध्यान में रखते हुए। तो क्या हो रहा है, ग्रोथ विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए, एटलीस्ट क्या बता रहे हैं कि कम से कम, ध्यान रखना 1 मिलियन, एटलीस्ट कम से कम क्या हो जाएगा 1 मिलियन स्पीशीज। ये देखो ये आपका प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, 1 मिलियन स्पीशीज जो है, 1 मिलियन स्पीशीज वो क्या चले जाएगी, कुड गो, वो जा सकती है, कुड के बाद गो, एक्सटिंक्शन। तो दोस्तों ये कुड गो आया, उसके बाद एक्सटिंक्शन आपका ये रॉन्ग हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुड गो एक्सटिंक्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी, वो सबकी सब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, वो वहां से मिट जाएगी, है ना, विलुप्त यहाँ पर
होने की बात हो रही है कि वो सब की सब क्या हो जाएगी, वो सब की सब जो है विलुप्त हो जाएगी, टू कुड गो एक्सटिंक्ट। ठीक है ना दोस्तों, मेनी इन जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी और जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिल्कुल थोड़ी देर में, थोड़े ही समय में। मैटर ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल कुछ ही पल में, कुछ ही समय में जो है वो सब की सब जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मतलब एरर जो है हमारा, एक तो डी के अंदर आपका एरर हो गया, उसके अलावा हमारा ए के अंदर एरर, दो में आपके पार्ट्स में एरर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप देखो क्या लिखा हुआ है, बैनिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर एन टास्क इजी। ठीक है, बैन करना, किसको बैन करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करना, वो क्या है, एंड टास्क इजी है। ठीक है, इंडीड अ मेसी वन, और इंडीड अ मेसी मतलब बल्कि, है ना, इंडीड बोलेंगे कि हम तो कहेंगे कि ये या ये हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही मेसी है। मेसी मतलब बहुत ही झंझट भरा काम है, बहुत ही उलझन वाला काम है। दैट लीव्स नो रूम फॉर इनोवेशन अप्रोचेस ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट, कि वो किसी के लिए जगह नहीं बचाता है ना, उसके लिए कोई चांस नहीं बचता है, किसके लिए, इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए। और अप्रोचेस ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट, और उससे क्या होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो सिचुएशन है वो भी आपकी क्रिएट होने वाली है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारा एरर है। बैनिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे पहले तो दोस्तों आप ढूंढो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है ना, इस पूरे के पूरे वाक्य में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है। आप देखो बैन करना, ये जो है बैन करना, ये आपका जेरेंड है दोस्तों। कभी भी ये आपके देखो, ये आपके आईएनजी वर्ड्स, ठीक है ना, याद रखना, आईएनजी वर्ड्स यूज्ड एज सब्जेक्ट, ये आपका ऐसे आईएनजी वर्ड जो हम लोग सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको आप कहते हो जेरेंड। क्या कहा जाता है, ये आपका जेरेंड कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों एक तरह से आपके नाउन होते हैं, एक तरह से ये किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर है, एक तरह से आपके नाउन है या फिर सब्जेक्ट है। तो ये कभी भी आईएनजी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आईएनजी वाले जो आपके नाउन होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं दोस्तों, याद रखना, ये हमेशा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, बैन करना, किसको बैन करना, किसको बैनिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करना। तो ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट नहीं है, क्या सब्जेक्ट है, बैनिंग आपका सब्जेक्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, है ना। तो बैनिंग आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब है ये आर नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इज, हाँ, एन इजी टास्क। अब देखो ये भी गड़बड़ है, टास्क इजी कुछ नहीं होता है ना, ये आपका वर्ड ही उल्टा हो गया, है ना, एरर है ये, इज एन इजी टास्क। क्या है, ये एक बड़ा आसान कार्य है, इजी टास्क है। और आप इसको देखो कि एन इजी टास्क, क्योंकि एन आया तो वैसे ही आप देख लो कि उसके बाद वॉवेल साउंड आने वाला इजी, तो ये आपका एन इजी टास्क हो गया। दो मिस्टेक आपकी निकल गई, ए के अंदर आपका एरर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इंडीड अ मैसी वन, इंडीड मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक कि वो क्या है, बहुत ही उलझन वाला है। कैसा है, बहुत ही ज़्यादा उलझन वाला है, उलझन भरा है। ठीक है, इंडीड अ मैसी वन है। दैट लीव, अब देखो ये क्या है, मैसी वन है, वन है मतलब ये आपका सिंगुलर नाउन है दोस्तों, है ना। और दैट, तो दैट है, उसके बाद ये जो वर्ब आया वो इसके हिसाब से आएगा, वन के हिसाब से आएगा, मतलब ये आपका लीव नहीं होगा, ये हमारा लीव्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये लीव्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये दैट आपका क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और उसके पहले ये जो वन है, क्या है, ये जो वन है ये आपका वो है एंटीसीडेंट। क्या है, इसके पहले जो आता है ना एंटीसीडेंट, ये आपका एंटीसीडेंट है। दैट के जस्ट पहले वाला जो वर्ड है ये आपका एंटीसीडेंट है, और इसके हिसाब से हमारा वर्ब आने वाला है। तो ये अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट लीव्स नो रूम फॉर, ध्यान देना, फॉर इनोवेशन अप्रोचेस। तो यहाँ पे इनोवेशन अप्रोचेस नहीं,
ये अप्रोच है आपका, ठीक है। कैसा अप्रोच, ये देखो ये अप्रोच आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है। तो ये आपका, ये नाउन नहीं होगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इनोवेटिव। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनोवेटिव अप्रोचेस ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट। तो देखो कितने सारे एरर्स हमको मिले, ए के अंदर एरर, बी के अंदर आपका एरर, ठीक है, उसके बाद आपका सी के अंदर भी एरर है, ठीक है, ए और बी सी तीनों में एरर है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, देखो, बैनिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज एन इजी टास्क, indeed a messy one that leaves no room for innovative approaches on crisis management। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। एरर करेक्शन का हमारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आप देखें क्या लिखा हुआ है कि द मेमोरीज ऑफ द मुंबई सीरियल ब्लास्ट आर रिकॉल्ड, ठीक है, आर रिकॉल्ड व्हेन द जजेस प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पूरा ध्यान से हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद जो है एरर पर आएंगे। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, द मेमोरीज ऑफ द मुंबई सीरियल ब्लास्ट। भाई आपको सभी को पता है कि 1993 में जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अंडरवर्ल्ड का नाम आया था दाऊद इब्राहिम का, जिसके अंदर नाम आया था, उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि उसकी जो मेमोरीज है, उसकी जो यादें हैं, किसकी यादें, देखो मेमोरीज किसकी, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, मुंबई के सीरियल ब्लास्ट की जो यादें हैं, आर रिकॉल्ड। रिकॉल्ड का मतलब होता है वापस से आ जाना, वो मेमोरी फिर से तरोताज़ा हो जाना। रिकॉल्ड कब वो तरोताज़ा हो गई, व्हेन द जजेस प्रोनाउंस्ड, जब जज ने क्या किया, प्रोनाउंस किया। प्रोनाउंस का मतलब होता है फिर से अनाउंस किया। एक होता है अनाउंस करना, एक होता है प्रोनाउंस करना। तो प्रोनाउंस का मतलब होता है डबल, वापस से उसको अनाउंस किया, फिर से अनाउंस किया, क्या किया, या फिर जो पनिशमेंट के लिए पनिशमेंट टू दी अक्यूज। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके कई साल लगे लोगों को सज़ा देने के लिए, है ना, देने में कई साल लग गए उसमें। तो जब उनको सज़ा मिली उन लोगों को, तो उस समय की जो पुरानी जो मेमोरीज थी, ठीक है, पुरानी जो मेमोरीज थी वापस से वो रिकॉल्ड हो गई। अब दोस्तों अब इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पूरा एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है आपका, द मेमोरीज, ठीक है, ये द मेमोरीज आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों, आपका सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है, बहुत सारी यादें, भाई एक यादें तो है नहीं, तो ये कौन सी यादें हैं, ये आपकी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद आप देखो कि ऑफ का आपका ये प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है ना दोस्तों, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। और उसके बाद जो है किसकी बात हो रही है, द मुंबई सीरियल ब्लास्ट की बात हो रही है। तो आप देखो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो कौन सा लग रहा है, नाउन वन या फिर आपका सब्जेक्ट वन, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका लगा हुआ है दोस्तों प्रीपोजिशन लगा हुआ है। कौन सा प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ऑफ का प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और उसके बाद में जो है आपका नाउन टू है, सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड नाउन है। इसमें मैंने क्या बताया था, भाई मैंने बताया था वर्ब आपका आने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन वन। नाउन वन के हिसाब से आपका वर्ब आ जाएगा। इसका मतलब मेमोरीज के हिसाब से आएगा, इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगा। तो देख लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है ना, आर लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये हमको बराबर लग रहा है। आर रिकॉल्ड है ना, रिकॉल्ड ये आपका इन्फिनिटिव वर्ड हो गया, है ना, मतलब आप बोल सकते हो कि ये आपका पैसिव फॉर्म में हो गया कि उसकी जो मेमोरीज है वो वापस से तरोताज़ा हो गई। तो रिकॉल्ड है ना, सेकेंड फॉर्म, ये बिल्कुल बराबर है। अब आगे की बात कब हो गई, जब व्हेन द जजेस, उन जजेस ने, तो देखो ये क्या है, जजेस हैं, द जजेस, ये भी आपका प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, प्रोनाउंस्ड किया, प्रोनाउंस किया, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्या प्रोनाउंस किया, पनिशमेंट प्रोनाउंस किया, किसको किया, टू द अक्यूज्ड। अक्यूज मतलब जो गुनहगार लोग थे उन लोगों को,
ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आप एक चीज देखो दोस्तों कि ये पूरा सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस है हमारा, ये कौन से टेंस में है, यहाँ पे हम बात किस टेंस की कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम लोग पुरानी कोई मेमोरी को, पुरानी कोई यादों को तरोताज़ा करने की यहाँ पे बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा आपका जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट टेंस में है दोस्तों। कौन से टेंस में है? ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस में है। इसका क्या मतलब है कि ये जो आर है ये यहाँ पर आर नहीं होगा, इसके बदले हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग वर लगाने वाले हैं। ये याद रखना क्यों? क्योंकि पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। इस तरह के जो रूल होते हैं उसको हम लोग यूनिफॉर्मिटी क्या बोलते हैं, हम लोग यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेंस कहते हैं। मतलब अगर आपका एक सेंटेंस आप देखो पास्ट टेंस में है, मतलब दूसरा भी आपका किस में होगा, पास्ट में होगा। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, द जजेस ने क्या किया, प्रोनाउंस किया। भाई जजेस ने क्या किया, प्रोनाउंस किया। क्या किया, पनिशमेंट के का अनाउंस किया। तो ये भी पास्ट की घटना है और ये भी पास्ट की घटना है। कौन सी? ये जो मेमोरीज है, ये जो यादें हैं मुंबई सीरियल ब्लास्ट की, ये आर रिकॉल्ड नहीं, अब आर रिकॉल्ड नहीं, वर रिकॉल्ड है ना। ये कब रिकॉल्ड हुई? तब रिकॉल्ड हुई जब जो जज है उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोनाउंस किया। क्या प्रोनाउंस किया? पनिशमेंट किया। किसको प्रोनाउंस किया? किसको, किसका ऐलान किया? पनिशमेंट का ऐलान किया। किसको ऐलान किया? अक्यूज के खिलाफ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे आर हमारा रॉन्ग हो गया, वर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब बी के अंदर हमारा एरर है। ठीक है, क्लियर है? तो हर तरीके से रेडी रहना है। सबसे ट्विस्टिंग जो सबसे मज़ेदार जिसमें एरर आते हैं वो है आपका एरर करेक्शंस। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एरर है वो स्ट्रक्चर का ही हो, टेंस का भी हो सकता है, वो मीनिंग का भी हो सकता है। आप लोगों को तैयार रहना है हर तरीके से, बिल्कुल ठीक है। और ये लेवल है, मैं आपको कहूँगा दोस्तों, बिल्कुल SBI का इतने इस लेवल की तैयारी आप लोग करोगे तो आप इसको SBI को क्लियर करने में सक्षम हो पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 26 वाला हमारे सामने है। द मैनेजर वॉज इनफ स्मार्ट, ठीक है, द मैनेजर वॉज इनफ स्मार्ट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू एम्प्लॉइज क्वेश्चन बट ही डिडंट गिव एनी रिप्लाई। चलिए इसका भी मीनिंग समझते हैं। देखो मैनेजर वॉज इनफ स्मार्ट, मतलब वो मैनेजर जो है वो इनफ, इनफ मतलब काफी, काफी क्या, काफी स्मार्ट थे। मैनेजर जो है वो क्या थे, वो काफी स्मार्ट थे। किस बारे में स्मार्ट थे? टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देने में वो काफी स्मार्ट थे। किसको? टू एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सा जवाब देने में सक्षम थे। बोल सकते हैं कि मैनेजर जो है वो सक्षम थे कि अपने एम्प्लॉयज को बराबर जवाब दे सके, है ना, एम्प्लॉयज के प्रश्नों का उत्तर दे सके। लेकिन ही डिडंट गिव एनी रिप्लाई, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसने क्या किया, मैनेजर ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मीनिंग समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं। देखो दोस्तों मैं सीधा आपको एरर पे इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि कोई भी किसी में भी एरर आ सकता है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग पूरा एक स्ट्रक्चर समझते हुए चलें, पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर करें, है ना। चलिए देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द मैनेजर। द मैनेजर, अब ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? मैनेजर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो वो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इन दोनों का आपका बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो द मैनेजर वॉज इनफ स्मार्ट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, आप देखो, है ना। इनफ स्मार्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बोलेंगे सर स्मार्ट इनफ होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो इनफ का एक रूल थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इनफ जो है वो पहले कब लगता है? देखो इनफ जो है आपका वो बिफोर कब लगेगा, है ना। वो इनफ आपका बिफोर लगेगा किसके? नाउन के। किसके? नाउन पहले लगेगा, नाउन के। याद रखना, इनफ अगर हम लोग लगा रहे हैं तो वो पहले कब लगेगा? नाउन के। मतलब आप ऐसे बोलो कि यहां पे अगर इनफ आया तो इधर जो है आपका क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। ठीक है, इनफ यहाँ पे कोई नाउन हम लोग अभी लगा देंगे। तो इनफ जो है बिफोर, मतलब इनफ के बाद आप जो है यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे नाउन नहीं है। इनफ के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव लगा हुआ है
है ना, इनफ के बाद क्या लगा है, तो एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये गलत फॉर्मेशन हो गया। देखो एडजेक्टिव अगर लगाना है आपको तो वो इनफ के बाद लगेगा, देखो ऐसे, तो ये बिल्कुल आपको ऐसे याद रखना है ना, कि पहले अगर आपको लगाना है इनफ के पहले, मतलब अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव आपका जो है स्मार्ट वो पहले आएगा और इनफ आपका बाद में आएगा। और अगर इधर कुछ है तो मान लो जैसे मनी, ये देखो मनी, जैसे आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी पैसा नहीं है, तो आप देखो मनी क्या है आपका, मनी जो है आपका वो नाउन है, मनी आपका क्या है, नाउन है। तो नाउन जो है, कभी नाउन आता है तो नाउन के पहले इनफ लगाओगे, ध्यान रखना, नाउन के पहले इनफ लगाओगे और एडजेक्टिव के बाद में इनफ लगाओगे। बस इनफ का ये रूल याद रखो कि इनफ जो है अगर नाउन है उसके साथ लगा है तो पहले इनफ आएगा, इनफ मनी, है ना। जैसे देयर इज आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू रन, मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत, स्ट्रेंथ, नाउन नहीं है, किस काम के लिए, दौड़ने के लिए, इनफ, है ना। तो आई डोंट हैव इनफ स्टेमिना, मेरे पास इनफ क्या नहीं है, इनफ नाउन नहीं है, इनफ स्टेमिना नहीं है। तो जब मैं नाउन लगाता हूं तो इनफ पहले आएगा, और अगर कभी भी एडजेक्टिव आया तो स्मार्ट या जो भी एडजेक्टिव वर्ड है वो इंटेलिजेंट इनफ, है ना। अपन इनफ इंटेलिजेंट नहीं बोलते, ही इज नॉट इनफ इंटेलिजेंट, क्या बोलते हैं, ही इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट इनफ या स्मार्ट इनफ या ब्रेव इनफ, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये यहाँ पे और पढ़ने में भी आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये हो गया आपका, इधर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर वॉज स्मार्ट इनफ, तो एरर हमारा ए के अंदर हमारा एरर आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, तो मैनेजर वॉज नॉट स्मार्ट इनफ टू गिव, क्या करने के लिए, टू गिव, तो गिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल बराबर है, टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, टू गिव अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत रिप्लाई, किसको, टू, तो टू आया, तो टू के बाद जो है टू गिव अ स्मॉल रिप्लाई, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू, तो ये रिप्लाई के साथ टू आ रहा है, ठीक है, रिप्लाई टू एम्प्लॉइज, किसको, है ना, ये रिप्लाई टू इनके साथ में, तो ये भी बराबर है, रिप्लाई के साथ टू आता है, टू किसको, एम्प्लॉइज क्वेश्चंस, एम्प्लॉइज क्वेश्चन, जो एम्प्लॉइज थे बहुत सारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय के, यहाँ पे एम्प्लॉइसेस नहीं लिखते हम लोग, है ना, इसको लिखने का यही तरीका होता है, इसको हम लोग ये एम्प्लॉई, है ना, एम्प्लॉइज, और उसमें अगर आपको एक और एस लगाना है ना, तो एम्प्लॉइसेस, एम्प्लॉई के क्वेश्चन, एम्प्लॉइज जो है बहुत सारे, उनके जो प्रश्न थे उसको बताने के लिए, है ना, तो ये के का ये साइन है। तो दोस्तों इस तरह का कभी भी, ऑलरेडी जब प्लूरल है तो हम लोग एस नहीं लगाते, सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी मार्क लगा देते हैं, ठीक है, मीनिंग उसका वही निकल के आता है कि एम्प्लॉइज क्वेश्चन बट, लेकिन क्या हुआ, देखो बट आया तो अब थोड़ा सा अपोजिट सेंस का सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट ही डिडंट गिव, अब देखो डिड आया, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी बराबर है, ही डिडंट गिव एनी रिप्लाई, उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, मतलब हमारा बाकी पूरा पोर्शन करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए वाले में हमारा एरर है, मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट इनफ आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।